ये टॉपिक सच में काफी भारी भरकम लगता है पहली नजर में। सही कहा। हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ इंडिया के नोट्स की, और हमारा खास फोकस आज रहने वाला है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व पर। और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये चर्चा ये एक अचूक हथियार साबित होने वाली है। बिल्कुल, हमारा मिशन बहुत ही साफ है आज। इस भारी भरकम विषय को केवल रटने के बजाय कुछ इस तरह समझना है कि परीक्षा हॉल में तथ्य और उनके पीछे का जो भूगोल है ना, वो अपने आप याद आ जाए। ये एक बहुत ही सही दृष्टिकोण है। अक्सर हम किताबों में सिर्फ संरक्षित क्षेत्रों की लंबी सूचियां देखते हैं, उनके नाम देखते हैं और लगता है कि बस डेटा रटना है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, जैसे हमें केवल डेटा याद करना है। लेकिन देखिए, अगर हम इन सूचियों के पीछे के भूगोल को, वहां के जानवरों की आदतों को और उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लें, तो रटना नहीं पड़ेगा। सही कहा। तो ये नाम सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं रह जाते, वे एक पूरी कहानी बन जाती हैं। आज हम इस स्रोत सामग्री से उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो इन नोट्स को देखते ही दिमाग में आता है, वो ये है कि आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं? अच्छा सवाल है। मतलब हमारे पास नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो फिर इस एक अलग श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इनमें कुछ बुनियादी फर्क है? देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बायोस्फीयर रिजर्व कोई साधारण जंगल या केवल जानवरों को बचाने के लिए बाड़ लगाया हुआ इलाका नहीं है। अच्छा, ये ऐसे विशेष स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाता है और फिर यूनेस्को के मैन इन द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे संक्षेप में MAB कहा जाता है, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाती है। MAB प्रोग्राम, ठीक है। हाँ। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल वन्यजीवों का संरक्षण नहीं है। इसका असली लक्ष्य स्थानीय समुदायों के प्रयासों और विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल, यानी ये इस बात का एक जीता जागता प्रयोग है कि इंसान और प्रकृति एक साथ सामंजस्य में कैसे रह सकते हैं। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर है। नोट्स में दिए गए आंकड़े भी इस पहल के वैश्विक स्तर को दर्शाते हैं। जी, मैंने देखा कि दुनिया भर में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के तहत 134 देशों में कुल 738 MAB साइट्स मौजूद हैं। और इनमें से कुछ तो ट्रांसबाउंड्री भी हैं। हाँ, 22 ऐसी साइट्स हैं जो ट्रांस बाउंड्री हैं, यानी वे 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं के आर पार फैली हुई हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती। एकदम सही बात है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 हैं, और इनमें से 12 को यूनेस्को के MAB प्रोग्राम द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। बिल्कुल। इन 18 रिजर्व्स में से हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। और जब हम भारत के इन बायोस्फीयर रिजर्व्स का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस जगह का रुख करना तार्किक होगा जहां से भारत में इस पूरी अवधारणा की शुरुआत हुई थी। आप नीलगिरी की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। यह केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपनी पारिस्थितिक विविधता के कारण भी बहुत खास है। नीलगिरी का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स या नीले पहाड़ कहा जाता है। और इसका कारण नीलकुरिंजी के फूल हैं। सुनने वालों, ये फूल 12 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं, और जब खिलते हैं तो पूरे पहाड़ एक बैंगनी नीले रंग की चादर से ढक जाते हैं। बहुत ही सुंदर नजारा होता है वो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम UPSC के नजरिए से इसके विस्तार को देखें तो इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही रणनीतिक है। रणनीतिक इसलिए क्योंकि नीलगिरी किसी एक राज्य की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। ये पश्चिमी घाट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों के जंक्शन पर फैला हुआ है। 3 राज्यों में? जी। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार इसका कुल क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है। काफी बड़ा है। हाँ, और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 2,537 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में आता है। इसके बाद 1,527 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में और 1,455 केरल में है। और शायद इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण ही यहाँ की वनस्पतियों में भारी विविधता देखने को मिलती है। बिल्कुल, यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी मिलेंगे, ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले खास माउंटेन शोला घास के मैदान भी मिलेंगे, और नम तथा शुष्क पर्णपाती वन भी। मतलब एक ही रिजर्व में इतनी वैरायटी, यही इसकी खासियत है। और इसी विशाल क्षेत्र का नतीजा है कि इस एक बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर
कई जाने माने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज समाहित हैं। जैसे कि मुदुमलाई? हाँ, नीलगिरी सब क्लस्टर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, उसमें मुदुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली जैसे प्रमुख नेशनल पार्क शामिल हैं। इसके अलावा अरलम, वायनाड और सत्यमंगलम जैसी सेंचुरी भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले जानवरों पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीदवारों को यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों और उनके संरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। नीलगिरी मुख्य रूप से लायन टेल्ड मकाक का घर है, जो कि एंडेंजर्ड है। जी, ये एक ऐसी प्रजाति है जो मुख्य रूप से ऊंचे पेड़ों की कैनोपी में रहती है और अपने आवास के छिन्न भिन्न होने के कारण IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय श्रेणी में है। इसके साथ ही यहाँ नीलगिरी तहर भी पाया जाता है। ये ऊंचे पहाड़ी ढलानों पर रहता है और ये भी एंडेंजर्ड श्रेणी में ही आता है। इसके अलावा और भी कुछ जीव है ना? हाँ, मालाबार जायंट स्क्विरल, जिस पर फिलहाल कम खतरा है और उसे लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, और नीलगिरी लंगूर जो वल्नरेबल या संवेदनशील श्रेणी में है, वे भी इस क्षेत्र की पहचान है। यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि UPSC की परीक्षाओं में अक्सर सीधे तौर पर जानवरों, उनकी खतरे की स्थिति और उनके संरक्षित क्षेत्रों का मिलान करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल। बिल्कुल। और जब 18 अलग-अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स के सैकड़ों जानवरों की बात आती है, तो उम्मीदवारों के लिए यह डेटा काफी भारी पड़ सकता है। इसे याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो है इन जानवरों के वितरण का पैटर्न। हाँ, अगर हम प्रजातियों को अलग अलग रटने के बजाय उनके भौगोलिक वितरण के पैटर्न को समझ लें, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एक उदाहरण लेते हैं, रेड पांडा, जो कि एक एंडेंजर्ड प्रजाति है। बिल्कुल, जिस पर विलुप्त होने का गंभीर खतरा है। अब अगर हम स्रोत के डेटा को देखें, तो रेड पांडा सिर्फ किसी एक रिजर्व तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने भी नोट्स में देखा कि इस एक जानवर का जिक्र उत्तर पूर्व और हिमालय के कई हिस्सों में बार बार आया है। यही वो पैटर्न है जिसे उम्मीदवारों को पकड़ना है। रेड पांडा मेघालय के नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। नोकरेक? और नोकरेक की खासियत यह है कि ये गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। वहां रेड पांडा के अलावा एक और एंडेंजर्ड जीव हुलोक गिबन भी मिलता है। अच्छा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रेड पांडा अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दिबांग रिजर्व और सिक्किम के खांगचेनजोंगा रिजर्व में भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। मतलब ये 3 अलग-अलग जगह हो गई। हाँ, तो तैयारी करते समय उम्मीदवारों को अपने दिमाग में इन तीनों नोकरेक, दिहांग दिबांग और खांगचेनजोंगा का एक त्रिकोण बना लेना चाहिए। जब भी रेड पांडा का जिक्र आए, तो यह पूर्वी हिमालयी बेल्ट तुरंत याद आनी चाहिए। ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है रिवीजन का। इसी तरह का एक और पैटर्न हमें अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हम स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं, जिसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। जी, नाम से ही स्पष्ट है कि इसे जीवित रहने के लिए बर्फीले दुर्गम इलाकों की जरूरत होती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। इन दोनों जगहों की भौगोलिक चुनौतियां ही इन्हें बहुत खास बनाती हैं। नंदा देवी रिजर्व के अंदर नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क शामिल हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। अब इतनी ऊंचाई पर शिकार कम मिलता है, इसलिए स्नो लेपर्ड के साथ साथ वहां मस्क डियर या कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं, जो खुद एक एंडेंजर्ड प्रजाति है। और वहां भरल भी है ना? हाँ, भरल जिसे ब्लू शीप भी कहा जाता है, वो भी मौजूद है। और अगर हम कोल्ड डेजर्ट रिजर्व की ओर देखें, तो वहां स्नो लेपर्ड के साथ हिमालयन आइबेक्स मिलता है, जो इन दुर्गम चट्टानों पर आसानी से चढ़ सकता है। ऊंचाई और जमा देने वाली ठंग से निकलकर अगर हम एकदम विपरीत पारिस्थितिकी की तरफ जाएं, समुद्र की तरफ। हाँ, समुद्र की गहराइयों में भी एक अनूठा इकोसिस्टम है। यहाँ डुगोंग यानी समुद्री गाय का जिक्र आता है। स्नो लेपर्ड की तरह ही इसका स्टेटस भी वल्नरेबल है, लेकिन इसका परिवेश पूरी तरह से अलग है। एकदम अलग। यह मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार का जो भूगोल है, वो समुद्री जीवों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित पनागार बनाता है।
ये श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट के बीच उथले पानी का क्षेत्र है। उथला पानी डुगोंग के लिए जरूरी है। बिल्कुल। इस रिजर्व में द्वीपों की वो श्रृंखला भी शामिल है जिसे रामसेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है, जो मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से अलग करता है। डुगोंग मुख्य रूप से उथले पानी में पाई जाने वाली समुद्री घास पर निर्भर करती है। और मन्नार की खाड़ी में वो घास बहुतायत में है। जी, वहाँ एस्चुएरीज, समुद्री घास के विशाल मैदान और प्रवाल भित्तियां मौजूद हैं। यही कारण है कि डुगोंग के साथ साथ वल्नरेबल श्रेणी में आने वाले ऑलिव रिडले कछुए भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसमें कैंपबेल नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क शामिल है। यहाँ का परिदृश्य तो मन्नार की खाड़ी से थोड़ा अलग होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन पाए जाते हैं। डुगोंग के अलावा यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी खारे पानी के मगरमच्छ भी इस इकोसिस्टम का प्रमुख हिस्सा हैं। ये भौगोलिक विषमताएं ही भारत के संरक्षित क्षेत्रों को इतना व्यापक बनाती हैं। विषमताओं की बात करें तो हमारे पास पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा परिदृश्य है जो न तो घना जंगल है और न ही गहरा समुद्र। आप कच्छ की बात कर रहे हैं? हाँ, हम थार रेगिस्तान में स्थित ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बात कर रहे हैं। ये गुजरात में स्थित एक विशाल नमक का दलदल है और इस रिजर्व का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी, नारायण सरोवर सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी और बन्नी ग्रासलैंड्स जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र समाहित हैं। और यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है। बिल्कुल। और इसी नाजुक इकोसिस्टम में दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां निवास करती हैं। पहला है इंडियन वाइल्ड एस, जिसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। यह प्रजाति इस कठोर और शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। और दूसरा पक्षी है? जी, दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसके लिए खुले घास के मैदान बहुत जरूरी हैं। दुर्भाग्य से यह पक्षी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है, जिसका अर्थ है कि इस पर विलुप्ति का सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। कच्छ के इन खुले और सूखे मैदानों से अगर हम भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ जाएं, तो असम के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में हम एक बिल्कुल ही अलग तरह की चुनौती और खासियत देखने को मिलती है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे वन्यजीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाती है। मानस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, यानी कॉन्टिग्यूअस है। दोनों के बीच कोई बाड़ नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके बीच कोई कृत्रिम सीमा या दीवार नहीं है। जानवरों के लिए ये एक निर्बाध क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वन्य जीवों के प्राकृतिक आवागमन को संभव बनाता है। हाथियों और बाघों जैसे बड़े जानवरों को घूमने के लिए विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है और ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उनके लिए जीवनदायिनी है। मैंने नोट्स में मानस के कुछ बहुत ही विशिष्ट जानवरों की सूची देखी है। यहाँ पिग्मी हॉग पाया जाता है, जिसे जीवित रहने के लिए खास तरह के लंबे घास के मैदानों की आवश्यकता होती है। जी। इसके अलावा यहाँ वाइल्ड वाटर बफलो है और ये दोनों ही एंडेंजर्ड प्रजातियां हैं। साथ ही यहाँ बंगाल फ्लोरिकन भी मिलता है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तरह ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और एक बात, यहाँ 2007 में गैंडे को फिर से बसाया गया था। साथ ही असम रूफ्ड टर्टल, हिस्पिड हेयर और गोल्डन लंगूर जैसी दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियां जो एंडेंजर्ड हैं, वो भी इसी रिजर्व की अहम कड़ी हैं। और पूर्व की इस चर्चा में पश्चिम बंगाल की सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का उल्लेख करना तो अनिवार्य है। उसके बिना तो चर्चा अधूरी है। सही कहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो गंगा के विशाल डेल्टा में कोलकाता के दक्षिण में स्थित है और पूर्व में इसकी सीमाएं बांग्लादेश से जाके मिलती हैं। ये ज्वारीय जल और दलदल का एक ऐसा जटिल जाल है जहां जीवन को हर दिन खारे पानी से जूझना पड़ता है। और इसी खारे पानी के दलदल में राज करता है रॉयल बंगाल टाइगर, जो एंडेंजर्ड श्रेणी में है। बाघों का मैंग्रोव के जंगलों में इस तरह ढल जाना अपने आप में प्रकृति का एक चमत्कार है। एकदम सही। नोट्स के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय सुंदरबन में देश के कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा मौजूद है। इतना ही नहीं, भारतीय मैंग्रोव प्रजातियों का 90% हिस्सा आपको यहीं मिल जाएगा। और वहाँ के जलीय जीव भी बहुत खास हैं। हाँ, यहाँ के पानी में नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इरावदी डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड है और फिशिंग कैट जो वल्नरेबल है। ये सब इस पूरे जलीय तंत्र को संतुलित रखते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अब तक हमने जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की,
उनमें हमने वनस्पतियों और जीवों पर ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन हमने शुरुआत में एमएबी प्रोग्राम के जिस उद्देश्य की चर्चा की थी, उसमें स्थानीय समुदायों और इंसानों की भूमिका सबसे अहम थी। हाँ, सतत विकास वाला पॉइंट। बिल्कुल। बायोस्फीयर रिजर्व केवल जानवरों को अलग थलग रखने की जगह नहीं है, और यूपीएससी अक्सर उम्मीदवारों की इसी समझ को परखता है। परीक्षाओं में यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि कौन सी विशेष जनजाति किस बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही बारीक पॉइंट है। हम टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पढ़ते समय अक्सर वहाँ के इंसानी जुड़ाव को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के कॉन्सेप्ट में ये समुदायों का ज्ञान ही है जो सदियों से इन जंगलों को बचाए हुए हैं। इसे समझने के लिए ओडिशा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं। भौगोलिक रूप से इसमें मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व शामिल है, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है। जी, यहाँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, एंडेंजर्ड जंगली हाथी और वल्नरेबल श्रेणी के गौर तथा चौसिंघा मिलेंगे। लेकिन जो बात इसे एमएबी प्रोग्राम का एक सच्चा उदाहरण बनाती है, वो है यहाँ की जनजातीय विविधता। कौन कौन सी जनजातियां हैं वहाँ? स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ एरेगा, खरिया, मंगिडिया, हो, गोंडा और मुंडा जैसी जनजातियां निवास करती हैं। जंगल के संसाधनों का सतत उपयोग कैसे करना है, ये ज्ञान इन समुदायों के पास पीढ़ियों से है। इसी तरह का एक और गहरा मानव प्रकृति संबंध नोट्स में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के तहत मिलता है। यह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैला हुआ है। इसमें शेंदुरने, पेप्पारा और नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व शामिल हैं। और वहाँ की जनजाति कौन सी है? यहाँ की सबसे खास बात है कानी जनजाति। ये जनजाति तमिलनाडु और केरल दोनों तरफ इस रिजर्व के जंगलों में निवास करती है और वहाँ के दुर्लभ औषधीय पौधों की गहरी समझ रखती है। और अगर हम जानवरों की बात करें तो यहाँ एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर मुख्य रूप से पाया जाता है। जनजातियों के साथ साथ वनस्पतियों का आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व भी इन रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा है। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व का उदाहरण लें। ये पहाड़ियां दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं और पेन्नार नदी के दक्षिण में स्थित हैं। तिरुपति के पास? हाँ, प्रसिद्ध तिरुपति शहर और श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत एक पेड़ है, रेड सैंडर्स या लाल चंदन, जिसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक पेड़ का आर्थिक महत्व इतना अधिक हो सकता है कि उसकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाए। बिल्कुल। ये वनस्पति एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। और जीवों की बात करें तो यहाँ गोल्डन गेको भी पाया जाता है, जो मुख्य रूप से तिरुमाला की पहाड़ियों के लिए स्थानिक है। ये सब देखकर समझ आता है कि हर रिजर्व की अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है। ये पहचान सिर्फ प्रजातियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन रिजर्व्स के आकार और उनकी ऊंचाई में भी बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। संरक्षण की रणनीति इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्षेत्र कितना बड़ा है या किस ऊंचाई पर स्थित है। आकार की बात करें तो नोट्स के डेटा में जो तुलना सामने आती है वो चौंकाने वाली है। हमने कुछ देर पहले थार रेगिस्तान के ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बात की थी। जब हम इसके क्षेत्रफल के आंकड़े देखते हैं तो ये 12,454 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे बड़ा? जी, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में ये सबसे बड़ा इलाका है। इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी और संरक्षण की चुनौतियां बहुत अलग होती होंगी। और इसकी तुलना अगर हम मध्य प्रदेश के पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से करें तो विषमता साफ नजर आती है। पन्ना टाइगर रिजर्व को मिलाकर बने इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल केवल 543 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 543? हाँ, जो इसे सूची का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। पन्ना में मुख्य रूप से बाघ, चीतल, चिंकारा और सामर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में यह अंतर एक तरफ 12,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा और दूसरी तरफ 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये सिद्ध करता है कि एक क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए उसका पारिस्थितिक महत्व ज्यादा मायने रखता है, न कि सिर्फ उसकी विशालता। क्षेत्रफल के इस चरम अंतर के साथ साथ ऊंचाई के आंकड़े भी कम दिलचस्प नहीं है। भारत की भौगोलिक विविधता का सबसे बड़ा प्रमाण सिक्किम का खांगचेनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एक ट्रांस बाउंड्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहां दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हाँ,
कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कांचनजंगा की जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये भारत की पहली मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इसका मतलब है कि इसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से विश्व धरोहर माना गया है। इसकी ऊंचाई का जो ढलान है वो 1220 मीटर से शुरू होकर सीधे 8,586 मीटर तक जाता है। इतना बड़ा ढलान? जी, इतने बड़े वर्टिकल ग्रेडियंट के कारण आपको निचले इलाकों में उष्णकटिबंधीय जंगल मिलते हैं और ऊपर जाते जाते अल्पाइन घास के मैदान और फिर स्थायी बर्फ। इसी ढलान की वजह से एक ही रिजर्व के भीतर रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और मस्क डियर एक साथ अपना अपना घर ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा भारत के मध्य भाग में भी कुछ बहुत ही अहम रिजर्व है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां मैकल, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का संगम होता है। यहाँ वल्नरेबल श्रेणी के चौसिंगा और इंडियन वाइल्ड डॉग पाए जाते हैं। और पचमढ़ी भी तो है। बिल्कुल। वहीं मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और यहाँ रहने वाली गूंड जनजाति इस क्षेत्र की सांस्कृतिक रीढ़ है। और पूर्व में डिब्रू-सेखोवा? हाँ, पूर्व की तरफ लौटें तो असम में डिब्रू-सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ क्लाउडेड लेपर्ड और एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। इन सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है कि भारत के संरक्षित क्षेत्र केवल नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। वे अपने आप में जटिल जीवित प्रणालियां हैं, जहां भूगोल, जलवायु, जानवर और इंसान एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? जो उम्मीदवार इन नोट्स के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपना रिवीजन किस दिशा में ले जाना चाहिए? उन्हें इसे एक नेटवर्क की तरह देखना होगा। बिल्कुल। निष्कर्ष ये निकलता है कि केवल एक जानवर का नाम और उसका रिजर्व याद कर लेना अब काफी नहीं है। आपको उस जगह को भारत के मैप पर उसकी सटीक लोकेशन के साथ देखना होगा। आपको ये समझना होगा कि कोई जानवर एंडेंजर्ड या वल्नरेबल क्यों है, और सबसे अहम बात, उस जंगल में रहने वाली उन जनजातियों के साथ उसका क्या संबंध है जो पीढ़ियों से उस पर्यावरण को संतुलित रखे हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज की हमारी इस चर्चा से जो मुख्य विचार उभर कर आता है वो है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का वो सपना कि इंसान और प्रकृति एक साथ शांति से एक दूसरे के विकास में बाधा बने बिना रह सकते हैं। हमने सिमलीपाल और अगस्त्यमलाई की जनजातियों का उदाहरण देखा जी, लेकिन ये सवाल उठता है कि आज जिस तरह से विकास की रफ्तार तेज हो रही है, क्या एक संरक्षित क्षेत्र और मानव बस्तियों के बीच की ये बारीक रेखा धुंधली होती जा रही है? क्या सतत विकास का ये वर्तमान मॉडल हमारी उन प्रजातियों को बचाने के लिए काफी है जो विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं, या हमें भविष्य में प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ और कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। और सुनने वाले सभी उम्मीदवारों, ये विचार हम आपके खुद के मनन और रिवीजन के लिए छोड़ रहे हैं। जब आप अपनी किताबों और मैप्स के साथ वापस बैठेंगे तो इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सिर्फ रटने वाले